तेरे इश्क में के ट्रेलर में धनुष कृति सैनन के घर आकर सबके सामने उन पर गंगा जल फेंकते हुए दिखते हैं। आपको पता है, ठीक इसी तरह लड़कियों पर एसिड अटैक्स होते हैं। जिन लोगों को धनुष के डायलॉग सुनकर गूज बम्प्स आ रहे हैं, उन्हें एसिड अटैक्स का सुनकर क्या आ रहा है? आई नो, कई लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि फिल्म ही तो है, व्हाई कांट वी जस्ट एंजॉय इट, टेक इट इजी। यू नो व्हाट? क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर तेरे इश्क में तक फिल्में थोड़ी हकीकत थोड़ा फसाना होती हैं। ऑडियंस फिल्म के साथ कितना रिलेट कर पाएगी ये डिपेंड करता है फिल्म के ट्रीटमेंट पर। आप टीवी पर हॉरर फिल्म लगाइए, उसे म्यूट कर दीजिए और साथ ही अपने फ़ोन पर कोई फ़नी सा म्यूज़िक लगा कर देखिए। वही सीन जिसे देखकर आपको डर लग रहा था वो कॉमेडी बन जाएगा। इसे कहते हैं ट्रीटमेंट। एनिमल जैसी फिल्म में आपको दिखता है तो एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा जो कुछ भी कर सकता है, किसी से कुछ भी कह सकता है, जब मन चाहे बगैर किसी वजह के कपड़े उतार के घूम सकता है। और इसमें सबसे डिस्टर्बिंग काम करता है फिल्म का म्यूजिक। मर्डर सीन्स में म्यूजिक से आपको एड्रेनलिन रश दिया जा रहा है। प्रॉब्लम है सारा कॉन्टेक्स्ट का, और यही कॉन्टेक्स्ट का प्रॉब्लम मुझे अब दिख रहा है तेरे इश्क में के साथ भी। एक जमाना था हीरो रोया नहीं करते थे। हीरो का मतलब ही होता था हिम्मत वाला, इज्जत का रखवाला, मर्द को दर्द नहीं होता टाइप। फिर इंडस्ट्री को मिले शाहरुख खान। हिसाब रोते हुए इतने सेक्सी प्यारे लगते थे कि किसी को भी इनकी भीगी भीगी आंखों से प्यार हो जाए। ना सिर्फ ये खुद रोते थे, ये आपको रुला भी देते थे। ये रोने वाला सेंसिटिव सा हीरो बच्चा बूढ़ा जवान सबके दिलों पर छा गया। तो इंडस्ट्री को समझ आया कि यार ये तो सही नया फॉर्मूला है, रोने वाला हीरो। अब अगर हीरो एक्शन भी कर ले, डांस भी कर ले और अपने प्यार के लिए रो भी ले तो एकदम कंप्लीट पैकेज ही रेडी हो गया मसाला मूवी का। वो रोएगा उस पत्थर दिल लड़की के लिए जिसे उसके प्यार की कदर ही नहीं है, या फिर ऐसी पगली के लिए जो उसे प्यार करती है लेकिन उसके स्टाइल को समझ नहीं पा रही है। यू नो, गर्ल्स कैन बी सो डिफिकल्ट। इसी फॉर्मूला से निकलते हैं राधे भैया, गुस्से वाले भैया, सहमी हुई दीदी, आइडिया सुपर हिट। यहीं से निकलते हैं कुंदन शंकर। ये ओरिजिनली थोड़े प्यारे थे, वैसे स्टॉकर टाइप सिंड्रोम था इनका, लेकिन अग्रेशन की कमी थी इनमें। तो फॉर्मूला इंप्रूव करके तैयार होते हैं अर्जुन रेड्डी AKA कबीर सिंह। अब तो एकदम बवाली हो गया। लड़का हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन, लड़की ड्रिपिंग इन ऑक्सीटोसिन, ऊपर से दोनों डॉक्टर भी। इसके बाद गेम को 1 लेवल अप किया एनिमल ने। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स वाला फॉर्मूला इतना बड़ा हिट है कि सनम तेरी कसम, सैयारा, एक दीवानी की दीवानियत, एक के बाद एक सेम कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती हुई फिल्में बनती चली गई हैं और आपको पसंद भी आती रही हैं। अब इसी कतार में खड़ी है तेरे इश्क में। पिछले कुछ सालों में मैंने जब भी कभी कबीर सिंह जैसे कैरेक्टर्स पर बहस करने की कोशिश की है तो मुझे हमेशा ये तर्क दिया गया है कि जब हॉलीवुड वाले मार धाड़ करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको, बल्कि तब तो आप उन्हें ऑस्कर थमा देते हो। हम उनके बराबर कुछ करें तो मिसोजिनी और मेल शॉविनिज्म के नारे लगाने लगते हो। जोकर से ही तो बहुत हमदर्दी है ना आपको। तो चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। कबीर सिंह, रांझना या एनिमल की तरह जोकर का प्रोटैगनिस्ट भी एक एंटी हीरो है। अस्पताल चला रहा है, लूटपाट कर रहा है, लोगों को मार रहा है, कुल मिलाकर पागलपन कर रहा है, और उसके पागलपन को फिल्म जायज़ भी ठहराती है। क्यों? फिल्म का प्रेमाइस है एक ऐसी जगह जहां बेइंतहा जुर्म हो रहा है, गॉथम सिटी। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई है। याद रखिए, ये वही जगह है जिसे बचाने के लिए ब्रूस वेन को बैटमैन बनना पड़ता है। तो जहां बैटमैन वाली फिल्म आपको बताती है कि एक आम इंसान कैसे हीरो बन जाता है, वहीं जोकर फिल्म दिखाती है कि कोई दूसरा आम इंसान कैसे विलन बन जाता है। ध्यान रखिए, ये एक विलन की बैकग्राउंड स्टोरी है। आपसे ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप उससे कुछ सीखें या उसके जैसे बन जाएं या उसे किसी भी तरह से आइडियलाइज करने लगें। आप उसके साथ एम्पैथाइज करने लगते हैं, यानी आपको उसके हालात देखकर उसके लिए इतना बुरा लगने लगता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये जानते हुए भी कि वो जो कर रहा है वो गलत है, आप फिर भी उसका साथ देने लगते हैं।
उसी तरह जैसे जब आप किसी आतंकवादी की ज़िंदगी पर बनी फिल्म देखते हैं तो कुछ देर के लिए आपको बुरा लगता है कि उसके हालात कितने ख़राब थे जिस वजह से वो गलत राह पर निकल गया, लेकिन हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो फिर भी आप फिल्म के अंत में उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई नहीं करते हैं। और कमाल की बात है कि जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री लगातार टॉक्सिक बिहेवियर को रोमांटिसाइज करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी इंडस्ट्रीज आपको इस टॉक्सिसिटी का असली चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है। रश्मिका मंदाना की तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई एक कॉलेज गोइंग गर्ल की कहानी है, जिससे बहुत सी लड़कियां रिलेट कर पा रही हैं। कई लोग इसे प्रीति के पॉइंट ऑफ व्यू से कबीर सिंह की स्टोरी भी कह रहे हैं, एंड देयर आर गुड रीजंस टू बिलीव दैट, क्योंकि कबीर सिंह में तो प्रीति का कोई पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं दी थी डायरेक्टर साहब ने। यहाँ उस रिलेशनशिप की घुटन, उसका क्लॉस्ट्रोफोबिया दिखाया जा रहा है, और क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू लड़की का है तो जाहिर है बहुत लोगों को मिर्ची भी लग रही है, इसलिए कई लोग इसे वोक और सूडो फेमिनिस्ट फिल्म बताकर कैंसिल भी कर रहे हैं। इसी तरह उर्दू ड्रामा सीरीज पामाल एक टॉक्सिक हस्बैंड से डील करती हुई वाइफ की तकलीफों को बयान करती है। अरे भाई, पॉजेसिव इज इक्वल टू रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, है कि नहीं? तो जहां दूसरी इंडस्ट्रीज अपेरेंटली आगे बढ़ रही हैं, वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्या पीछे जाती जा रही है? क्योंकि हमें तो लगा था कि 2020s में हम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं, 80s और 90s के डबल मीनिंग डायलॉग्स और लिरिक्स को पीछे छोड़ाएं, लड़कियों को स्टॉक नहीं कर रहे हैं। और हमें लगा था कि 2020s में तो ये बात सबको समझ आ गई है, लेकिन तभी पैदा हो गया ये अल्फा मेल जो मेरी बॉडी पर कमेंट करे तो मैं बुरा मानने की जगह उसे कॉम्प्लीमेंट समझूं, उससे इंप्रेस हो जाऊं, जो रेड फ्लैग नहीं पूरी की पूरी लाल चादर हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने घर वालों से लड़ जाऊं, जो इतना टॉक्सिक हो कि मेरी ब्रा स्ट्रैप खींचकर मुझे टॉर्चर करे और एक्सपेक्ट करे कि उसके बाद मैं टर्न ऑन भी हो जाऊं। तो फिर क्या फ़र्क हुआ आज में और आज से 60-70 साल पहले वाले ज़माने में? ऑनेस्टली बुरा ना मानो बात का, ये क्रिंज है, कोई प्यार नहीं। और हर ज़माने के यूथ को ये क्रिंज इतना प्यारा क्यों लगता है? बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।